नमस्कार। आपदा के सामने के इस विशेष कड़ी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं बाढ़ को लेकर। बाढ़ से जो समस्याएं लगातार देखने को मिलती हैं, उसमें किस तरह से आगे आकर लगातार हम जब देख रहे हैं कि जो प्रशासन है वो मुस्तैद होकर काम करता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ जो तमाम तैयारियां हैं वो किस लिहाज से होने वाली हैं, उस पर आज हमारा खास फोकस रहेगा। तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, जो कि मेंबर हैं एनडीएमए के। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और हमारे साथ डॉक्टर सुनीता रेड्डी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू की। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ हेमलता बिरवानी जी हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं आईएमपी की। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मनोज कुमार यादव जी हैं, जो कि डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, राजेंद्र सर, अभी से समझना चाहूंगा कि बाढ़ प्रबंधन पर एनडीएमए ने क्या दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं, जिससे लोगों को सहूलियत हो सके। धन्यवाद गौरव जी। बाढ़ से होने वाले नुकसान के लिए, इसके प्रबंधन के लिए एनडीएमए ने बहुत कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें मुख्यतः है हमने 2008 और 2010 में एक गाइडलाइन इशू की है, और ये गाइडलाइन बहुत विस्तृत गाइडलाइन है, जिसमें बाढ़ से पहले, बाढ़ के समय और बाढ़ के बाद, जिसमें कि कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स और रिकवरी, इन सब चीज़ को विस्तृत ढंग से हमने इसमें लोगों को बताया है। और ये गाइडलाइन हमने स्टेट के साथ और हर ज़िले के साथ, जो बाढ़ ग्रसित ज़िले हैं उनके साथ इनको शेयर किया है। इसके साथ ही साथ हमने 2019 में हमने एनडीएमपी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है पूरे देश का, उसको जो है स्टार्ट किया है। और उसमें भी अर्बन फ्लड और फ्लड के लिए जो जो जिले हैं उनके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें भी उसको विस्तृत रूप से उनको बताया गया है कि किस तरह से अपना बाढ़ के लिए अपने प्लान को बनाना है जी। इसके साथ ही एनआरएससी और इसरो के साथ मिलकर के हम लोगों ने, सीडब्ल्यूसी और आईएमडी ने मिलकर के, एनडीएमए ने साथ मिलकर के एक बाढ़ जो है खतरे के लिए जो है इनको चिन्हित करने के लिए एक एटलस बनाई है, फ्लड हैजर्ड एटलस जो है बनाई है। और 6 राज्यों में हमने ये एटलस जो है लोगों के बीच में, उनके बीच में उनको दी है और उनसे साझा की है। इस एटलस उनके पास एक ऐसा तंत्र आ गया है अभी, जिससे कि पूरे ज़िले के, पूरे स्टेट के बाढ़ को वो देख सकते हैं कि कहाँ पर बाढ़ के एरिया हैं। और उस समय जब बाढ़ का और मानसून का सीजन शुरू होता है, उससे पहले वो जोनिंग करके वहाँ से लोगों को विस्थापन का काम और वहाँ लोगों को ना बसने दें, उसके काम के लिए भी ये उस एटलस की मदद जो है ये लोग लेते हैं जी। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो हम लोग करते हैं, वो करते हैं कि 25 राज्य जो बाढ़ ग्रसित हैं, इनके रिलीफ कमिश्नर जो होते हैं, जो आपदाओं को राज्यों में देखते हैं, उनके साथ हम एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग जो है दिल्ली में करते हैं। और सबको ऑन बोर्ड ले करके लास्ट ईयर बाढ़ में क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या कमियां रह गई हैं, उसको सुधारने के लिए एक्शन प्लान 2023 और 24 का क्या है, उस पर भी हम उनसे विस्तृत जानकारी लेते हैं। और तैयारियों के लिए उनसे एक विस्तृत रिपोर्ट वो लोग हमसे साझा करते हैं। इसके साथ साथ जो अर्बन फ्लड होते हैं, जैसे मुंबई में फ्लड आया था, चेन्नई में आया है, बेंगलोर में पिछले साल फ्लड आया है, इन सिटीज़ के लिए 2,500 करोड़ हम लोगों ने पिछले इस 5 साल के लिए हमने रखे हैं, ताकि हर जो बड़े शहर हैं उनको 100 करोड़ रुपए हम लोग देते हैं पर एनम, और छोटे शहर जो हैं उनको 50 CR जो है हम लोग देते हैं, ताकि वो अपने यहाँ अर्बन फ्लड को जो है वो उसकी देख रेख के लिए वो उस पर ढंग से कार्य कर सके। इसके साथ साथ हर जो बाढ़ ग्रसित राज्य है और जिला है, उसमें हम लोग हर साल एक मॉक ड्रिल जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की और स्टेट की एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर के एक मॉक ड्रिल करते हैं, ताकि सब लोग एक्टिव हो जाएं और अपने अपने जिम्मेवारियों को समझें और उसमें जो भी उनकी भागीदारी है
वो पूरा करें, और जहां वो कमी पाते हैं इस मॉक ड्रिल के दौरान उस चीज को वो जल्दी से जल्दी उसको पूरा करें। आपने बहुत अच्छी बात कही और साफ तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जो जानकारी आपने साझा की है। हमारे साथ हेमलता जी भी हैं। हेमलता जी, अगर हम बाढ़ को लेकर देखें तो बाढ़ कितने प्रकार की होती है, और बाढ़ की जब हम बात करते हैं तो वो किस तरह से उसके लिए जो चेतावनियां होती हैं वो जारी की जाती हैं, और बाढ़ से होने वाले जो खतरे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जी, एक्चुअली बाढ़ जो होती है वो 3-4 प्रकार की होती है। एक तो जो होती है जो नदी से होती है जिसे हम रिवराइन फ्लड्स कहते हैं। एक तो जो होती है अर्बन फ्लड जिसके बारे में हमारे सर भी बात कर रहे थे, जो शहरों में होती है। और एक है फ्लैश फ्लड्स, जो कि एक नया टर्म है, बट जो ये बाढ़ होती है जो ज़्यादा तीव्रता बारिश से 6 घंटे के अंदर जो होती है। तो ये होते 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्लड्स जो हमारे कंट्री में इस वक्त मौजूद हैं। इससे रिवराइन फ्लड्स का जो मैंडेट है वो सेंट्रल वाटर कमीशन है जो हमें इशू करता है बाढ़ के बारे में जी। और जो अर्बन फ्लड्स है, फ्लैश फ्लड्स है, इसके बारे में आईएमडी बताता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको जितनी जल्दी हो सके इसके बारे में बताएं, बट एटलीस्ट 6 घंटे की हमें वार्निंग इशू करने के लिए हमें मैंडेट है। तो फ्लैश फ्लड्स और अर्बन फ्लड्स के बारे में हम 6 घंटा पहले एनडीए में एनडीआरएफ और पब्लिक को बता सकते हैं, और इसके अलावा 24 घंटे पहले हम लोग उस एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आईएमडी का एक अप्रोच है कि हम आपको लोकेशन स्पेसिफिक सटीक जानकारी दे सके और एक टाइम फ्रेम बता सके कि इस फ्रेम के बीच में यहाँ पे फ्लड्स आने के चांसेस है। बिल्कुल। और अब मनोज कुमार जी का रुख कर लेते हैं। एनडीआरएफ डीआईजी हैं। किस तरह से आप लोग एहतियात बरतते हुए लोगों की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ लोगों को बचा पाते हैं? कितना चुनौतीपूर्ण होता है आपके लिए? आपने खुद देखा होगा टीवी पे या बाकी मीडिया के सर पे कि इसकी जो भयावह जो इसके परिणाम है उससे बहुत जान माल की नुकसान होती है। उसके लिए एनडीआरएफ ने अपने आप को तैयार किया हुआ होता है। इससे पहले बाढ़ जब आती है उसके बहुत पहले से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें कि हम लोग जनरली हर जिले के अंदर में फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं। वहाँ पे जाके हम जो वनरेबिलिटी होती है उसमें कि बाढ़ भी शामिल है उसके बारे में पूरी एक जानकारी हासिल करते हैं, और पिछले विगत वर्षों में क्या क्या एरिया जो है बाढ़ से ग्रसित रहे, क्या क्या अफेक्ट हुए और कौन कौन लोग हुए इसमें, तो सारी जानकारी बहुत डिटेल में होती है जिसे जिला स्तर पे हम लोग उनके साथ साझा करते हैं और उनसे भी जो जानकारी होती है हम लेते हैं। इसके अलावा क्या क्या संसाधनों की रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी बाढ़ के टाइम में, प्री फ्लड, ड्यूरिंग फ्लड और पोस्ट फ्लड, उस सब बारे में रखते हैं। हम लोगों का फोकस जो है ड्यूरिंग फ्लड रहता है, कैसे लोगों को हम जानकारी दें। इसके अलावा अगर देखेंगे तो हम स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के बच्चों की जो भविष्य है इस देश का, उनकी जानकारी रहे तो जब वो बड़े हों या अपने समाज में या अपने परिवार में उस जानकारी को लेके जा सके, उनको हम बहुत सारे इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं। और अभी तक आप देखेंगे हम 16 लाख बच्चों को जो है स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में हम एड्रेस कर चुके हैं। इसके अलावा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा एक बहुत बड़ा कैंपेन है, जिसमें कि हम जो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, जैसा आपको बताया अभी एनडीए मेंबर साहब ने कि जो अर्बन और रूरल है, उसमें रूरल में भी हम बहुत जाते हैं जहाँ पे कोई इमरजेंसी एड्रेस नहीं कर पाती है, उस जगह हम उनको अवेयर भी करते हैं, उनको जानकारी देते हैं वो कैसे लोकल संसाधनों से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर बाढ़ आती है तो वो किस लेवल पे, किस स्तर तक कहाँ और अपने आप को शिफ्ट कर ले जगह को, इन सब जानकारियों से वो खुद को अपने को तैयार कर लेते हैं। और इसके अलावा भी हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लोकल लोगों को, जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर बाढ़ से लोग प्रभावित होंगे, उनको हम एड्रेस करते हैं जी। और इसके अलावा हमारी जो जब मानसून के से पहले जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पर एसडीएमए और डीडीएमए से हर जगह हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है, और उसमें एनडीएमए, एमएचए और आईएमडी इसमें बहुत एक अहम रोल निभाते हैं अपने दिशा निर्देशन में और फोरकास्टिंग में। और एनडीआरएफ वहाँ अपने आप के टीम्स जो हैं उससे नजदीक पहुंच जाते हैं जी, जहाँ पे बाढ़ आने वाली होती है, जिसको हम प्री पोजिशनिंग बोलते हैं। और कंटिन्यूसली ड्यूरिंग दी फ्लड जो है वहाँ पर हम पोजीशन रहते हैं, और लोगों को जब बाढ़ से आने की जो उसकी जो समस्या है, जो परेशानियां, उससे आगाह करते रहते हैं। और जो फोरकास्टिंग एजेंसी जो जब उनको फोरकास्ट मिलती है, जब बाढ़ आने की संभावना होती है, तो उससे उनको वहां से पहले से चेतावनी दे के, उनको बता के उनको दूसरी जगह पे स्थानांतरित करते हैं। और तब भी अगर कोई फंस जाता है ऐसी जगह पे,
रिमोट एरिया में, तो हमारी टीम्स जो है वहाँ डिप्लॉय रहती हैं और इमीडिएटली इस तरीके की कोई भी क्राइसिस होगी उसमें जी। लोगों को बचाते हैं। न केवल हम हमारे जो नागरिक लोग हैं जिसमें कि वृद्ध भी हैं, बच्चे भी हैं, महिला भी हैं, उनको भी निकालते हैं, और उनसे जुड़े हुए जो लाइव स्टॉक है, जो जिनके ऊपर उनका जीवन यापन है, उनको भी हम निकालते हैं। इन सब चीजों के लिए हम लगातार अपने जो टीम्स हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं, उनके हमारे प्रशिक्षण चलते रहते हैं। उसमें से फ्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा। जी। डॉक्टर सुनीता रेड्डी, आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा और आपसे यही समझना चाहूंगा कि जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें तमाम तरह के शोध भी चलते हैं बाढ़ को लेकर, और इन शोधों में किस तरह की सावधानियां जो लोगों को बरतनी चाहिए और लोग किस तरह से अपने जो जीवन यापन है, जो स्थितियां हैं, उससे कैसे वो पार पा सकते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? जी, एक तो बहुत ही ज़रूरी है कि कम्युनिटी अवेयरनेस हो। बाढ़ हमेशा आती है लेकिन वो घर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। जी। जब कोई भी फोरकास्ट हो और वार्निंग्स हो तो उन्हें बहुत ज़रूरी है कि अपना कीमती सामान निकाल के अपने सेफ प्लेसेस या सुरक्षित जगह पे पहुंच पाएँ। उसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी लाइफ स्टॉक, जैसे एनडीआरएफ करती है कि लाइफ स्टॉक को भी बचाती है, क्योंकि बिना लाइफ स्टॉक के उनको लाइवलीहुड्स रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनको लाइफ स्टॉक के साथ आगे के लिए भी उनको तैयारी करना ज़रूरी है। स्कूलों में जैसे बच्चों को पढ़ाया जाए आपदा प्रबंधन के बारे में, प्रिपेयरनेस के बारे में, तो बच्चे जो मैसेज घर ले जाते हैं तो उससे पूरी कम्युनिटी सेफ हो जाती है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम बच्चों को और महिलाओं को वल्नरेबल ग्रुप्स कहते हैं, लेकिन कोई भी आपदा हो आप देखेंगे कि बच्चे और विमेन हर तरह से तैयारी करते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली मिटिगेट भी करते हैं, और कोप अप और रेजिलियंस ये सब भी आप देखेंगे। तो हमेशा उनको वल्नरेबल ग्रुप्स की तरह ना देखें, बट उनमें जो क्षमता है अपने आप को आगे रह के सब कुछ संभालने का, स्पेशली विमेन के लिए, तो ये मैं चाहूँगी कि सब लोग समझें और आगे के शोध के लिए कि महिलाओं का जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है डिजास्टर्स में, उस पे ध्यान दें। तो ऐसे में ये जो बातें हैं वो खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और साफ तौर पर लोगों को बचाने के लिए, उनको राहत और सहूलियत देने के लिए लगातार अग्रसर होकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी, जल्द लौटते हैं। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें, केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए एसएमएस का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें, एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी। Irregular rainfall patterns mean flooding can happen anywhere. It is good to be prepared. Watch out for flood warnings. Listen to radio, watch TV, read newspapers. Rely only on official alerts. Use SMS to save phone battery. Keep an emergency kit ready. A first aid box, strong ropes, lantern, battery operated torch and extra batteries. Stock of fresh water and dry food, candles, matchbox and kerosene. Keep all important documents in a waterproof bag. Untie cattle to ensure their safety. Locate high grounds and safe shelters. Be smart, be prepared. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाढ़ को लेकर, किस तरह से
जो सुरक्षा है, तैयारी है और उपाय है वो लगातार कैसे हो, उस पर क्या रूपरेखा रखी जा रही है और किस तरह से लोगों को सहूलियत पहुंचे, लोगों को सावधानी देखने को मिले, तो साफ तौर पर इस पर खास फोकस रह रहा है हमारा। और इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे भी हैं और आपको बता दें कि ये एमएम पब्लिक स्कूल से ये छात्र हमारे साथ हैं। इनके मन में भी कुछ सवाल है जो ये पूछना चाहते हैं इस बाढ़ को लेकर कि किस तरह की जो स्थितियां हैं उसमें बच्चों के मन में क्या है। तो आइए सबसे पहले उसको जानने और टटोलने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के मन में किस तरह के सवाल हैं बाढ़ को लेकर। तो पूछिए, आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है? जी नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत धवन है और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बाढ़ के क्या कारण होते हैं? 3 टाइप के बाढ़ होते हैं, बट जैसे हम सिटी में रहते हैं तो हम अर्बन फ्लड्स की बात करते हैं, जैसे सर भी मेंशन कर रहे थे। तो इसके कारण ये है इंटेंस प्रेसिपिटेशन, मतलब कि जो जोरों से शॉर्ट टाइम में बारिश होती है वो सबसे पहला कारण होता है। बट जो हमारे आजकल के रोड्स हैं, जो पेमेंट बन जो ड्रेनेज सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी जो इश्यू होते हैं उस वजह से पानी जम जाता है। तो सबसे पहला कारण हमारा ये होता है कि जो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा बारिश हो गई है, ये आपका सबसे पहला कारण है। दूसरा है, अगर आप कोई ऐसे एरिया में है जहाँ पे नदी पास में है या डैम स्ट्रक्चर पास में, वहाँ से पानी भर गया है, तो ये दूसरा कारण होता है। ठीक है। और इसके अलावा इमरजेंसी में अगर कहीं से पानी ऊपर से, जैसे कि हिली एरिया में अगर आप रहते हैं पहाड़ों में, और अगर ऊपर से पानी कहीं से आ रहा है तो नीचे का एरिया फ्लडेड हो जाता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से पानी भर जाता है और आपको आगे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और किसी का सवाल? जी नमस्कार, मेघा मंडल। मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसी इमरजेंसी किट है जो हमें रखनी चाहिए, और उस इमरजेंसी किट में ऐसा क्या होना चाहिए जो हमारे काम आ सके? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग कुछ खाने की चीजें, जरूरी चीजें जो है, जो अगर ऐसे स्थान पे कहीं पे आप फंस जाते हैं, वहाँ पे आपके पास में होने चाहिए। और अपने को बचाने के लिए जो लोकल मटेरियल हैं जो फ्लोट कर सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ चीजें, बड़े बर्तन हैं जो घर के खाने बनाने के काम में आते हैं, अगर उनका उल्टा करके भी अगर आप करेंगे, वो इमरजेंसी में है। या कोई बैम्बू है, या कोई आपके पास में देखा होगा बनाना ट्रंक है। इस तरीके के लोकल मटेरियल्स जो हैं बहुत होते हैं, जो कि जब ऐसी बाढ़ की परिस्थिति में कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आपके पास में नहीं रहती हैं, सब बाढ़ में बह जाती हैं। तो जो भी इस तरह का मटेरियल हो जो फ्लोट कर सके और आप उसकी सपोर्ट ले सके। और सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप इस तरह के एरिया में रहते हैं तो वहां पर कम्युनिटी की तरफ से लाइफ बॉय जैकेट जो है वो सब रखी जाती हैं। तो लाइफ जैकेट्स भी अगर आपके पास में है, कम्युनिटी में किसी में उन्होंने स्टॉक करके रखी है और आप लोग समझते हैं कि बाढ़ आने वाली है, तो वो सबसे कारगर और अच्छा साधन है। बाढ़ की विभीषिका लगातार देखने को मिली है, लेकिन आप पहले से अगर तैयार रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो आप अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रख पाएंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, यहाँ पर जल्द लौटते हैं। A cyclone can be disastrous for your house, damage your property, and destroy everything you have. But it need not wipe out your life entirely. Simple objects can be extremely useful and life-saving in case you get stuck in a cyclone. Stock of fresh water. Keep an emergency kit ready. A first aid box, strong ropes, lanterns, battery-operated torches, and extra batteries. Dry food, candles, matchboxes, and kerosene. Also, do not forget to keep your important documents in a waterproof bag. Be smart, be prepared. Issued in public interest by NDMA, Government of India. चक्रवात एक विनाशकारी आपदा है। ये आपके घर एवं संपत्ति को तहस नहस कर सकता है। यदि आप चक्रवात में फंस जाएं, तो साधारण वस्तुएं भी आपके लिए उपयोगी एवं जीवन रक्षी साबित हो सकती हैं। इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड बॉक्स, मजबूत रस्सी, लालटेन, बैटरी से चलने वाली टॉर्च तथा अतिरिक्त बैटरियां तैयार रखें। पर्याप्त ताजा पानी, सूखा भोजन, मोमबत्तियां, माचिस तथा केरोसिन अपने पास रखें। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज वाटरप्रूफ बैग में अपने साथ रखना न भूलें। तैयारी में ही समझदारी।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाढ़ पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र सर, मेरा सवाल आपसे ये है, हम देखते हैं कि एनडीएमए ने जैसे टास्क फोर्स का जो गठन किया, तो किस तरह से वो लगातार कार्यरत हो रही है और कैसे लोगों को सहूलियत पहुंचाती हुई नजर आ रही है? देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उनका अपना एक रोल है जी। एनडीएमए ने 2016 में 25 राज्यों के 30 जिले जो थे जिसमें सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, उन जिलों को चिन्हित करके हमने वहां पर आपदा मित्र स्कीम शुरू की है। और हर जिले से हमने 200 वॉलंटियर्स, कम्युनिटी के लोगों को अपने साथ लिया है और उनको 12 दिन की हमने ट्रेनिंग दी है, उनको इक्विपमेंट भी दिए हैं और उनको अपने लिए जो है, अपने बचाव के लिए भी उनको हमने इक्विपमेंट दिए हैं। उन लोगों को 6000 लोगों की फोर्स हमने तैयार की है। उनकी सक्सेस को, उनके काम को देखते हुए अन्य राज्यों ने भी, अन्य जिलों ने भी ये मांग की है कि हमें भी आपदा मित्र स्कीम में सम्मिलित किया जाए। उसको देखते हुए 2020 में हमने जो है एक बहुत विस्तृत योजना शुरू की है 350 जिलों के लिए, जहां बाढ़, साइक्लोन, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड जो 4 मेजर आपदाएं हैं, इनके लिए 350 जिलों में हमने 1 लाख वॉलंटियर्स का ये ट्रेन करने का जिम्मेवारी हमने ली है। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि इस मानसून सीजन से पहले हमारे पास करीब आज के दिन में 80-85 लाख वॉलंटियर्स जो हैं, 85,000 वॉलंटियर्स तैयार हो गए हैं, जो कि विभिन्न जिलों में और विभिन्न गांव में कम्युनिटी के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करते हैं। और जब बाढ़ और जब कोई आपदा नहीं आती है, उस समय वो गांव में जाकर के गांव के लोगों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को ये बताते हैं कि इस एरिया में किस तरह की आपदाएं आती हैं और उनको क्या उस समय चौकसी बरतनी है ताकि वो आपदा का उनके ऊपर कोई असर ना हो। तो 1 लाख वॉलंटियर्स हमने जो है ये तैयार किए हैं, जो कि अगले सितंबर तक जो है ये हमें 1 लाख वॉलंटियर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें सर आपने कही। और अब सुनीता मैम, आपका ही रुख करना चाहूंगा, क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं लगातार जो स्थितियां हैं उसमें जो समुदायों का रोल बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में जब बाढ़ आती है, समुदायों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या सावधानियां हैं जो और ज्यादा बरतने की जरूरत है उन समुदायों को जो इससे प्रभावित होती है? अक्सर ये देखा गया है कि बाढ़ से सबसे ज़्यादा नुकसान कम्युनिटीज़ का होता है, स्पेशली इकोनॉमिक लॉसेस, जो उनको फिर से रिवाइव करने में भी बहुत टाइम लगता है। हालांकि बाढ़ में इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन जो इकोनॉमिक लॉसेस को रिगेन करने में कई साल लग जाते हैं। अब बाढ़ जो है गांव में ही नहीं, जैसे अभी शहरों में भी बाढ़ हो रही है, इसमें भी कई लॉसेस हो रहे हैं। आपने 1-2 एग्जाम्पल देखा होगा पीछे। एक डॉक्टर जो मुंबई में थे, वो बाढ़ के बीच में ही, बारिश के बीच में वो कार से उतरे और ड्रेन के अंदर फंस गए थे और कई 3 दिन के बाद उनकी लाश मिली। वैसे ही आप देखेंगे कि गाड़ी में 2 युवक जा रहे हैं, उनकी जो ऑटोमेटिक गाड़ी है वो कलवर्ट के नीचे पानी में रह के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो किसी की जान भी ले सकती है, उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो कि क्या करना चाहिए। जैसे गाड़ी में थोड़े खिड़कियां खोल के रखें, और वैसे ही जब कोई अलर्ट हो, येलो और रेड अलर्ट हो, तो अपने सुरक्षित स्थान से बाहर ना निकले। इसके अलावा जो कम्युनिटीज़ को करना चाहिए, जैसे कहा गया कि कम्युनिटी आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, उसके अलावा दे आर ऑल्सो लास्ट रेस्पॉन्डर्स, क्योंकि NGOs हो या फिर गवर्नमेंट हो, उनके जाने के बाद कम्युनिटी ही अपने आप को संभालती है। और जो अभी जो नए प्रोग्राम चल रहे हैं एनडीएमए के, जो वॉलंटियरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये बहुत लंबे समय तक काम आएंगे, क्योंकि अगर कम्युनिटी प्रिपेयर्ड है तो नुकसान भी कम होगा। और बाढ़ में ये भी देखा गया है कि जो ज़मीन है वो उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि नई रेत आती है और नया ज़मीन मिट्टी आती है, तो बहुत सारे कम्युनिटी उस जगह को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। इस वजह से वो बाढ़ आने के बावजूद भी वो वहाँ से दूसरी जगह नहीं माइग्रेट करते हैं, इसलिए उनको
ये बहुत ज़रूरी समझ आना चाहिए कि जब भी बाढ़ हो उससे पहले ही तैयारी करें, जी कम से कम नुकसान हो, ताकि वो दोबारा वापस बाढ़ क्षेत्र में जाके अपना काम कर सके। बिल्कुल, बाढ़ की जो स्थिति है उससे पहले से अगर सावधानी बरती जाए तो कहीं ना कहीं उससे बचाव होना साफ तौर पर नजर भी आएगा। हेमलता जी, आपका रुख करना चाहूंगा, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप देशवासियों को, क्योंकि बाढ़ से जो लगातार स्थितियां हैं, इस तरह से सुरक्षा उपायों को लेकर किस तरह के उपाय उनको करने चाहिए? जी, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, आप उनके जो भी माध्यम है, मीडियम ऑफ मीन्स मैसेज है, जी। उससे आप रूबरू रहिए। एनडीआरएफ है, एनडीएमए है, जो भी आपको सलाह टाइम टू टाइम दे रहे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो आपको टाइम टू टाइम बता रहे हैं, उनको आप फॉलो कीजिए और आप अलर्ट रहिए कि जो भी फोरकास्ट आ रही है आपके पास, जी। आप उससे टाइम टू टाइम देखते रहिए, क्योंकि ऐसी कोई अगर विपदा आती है तो हमारी जो फोरकास्टिंग है वो हम 2-2 घंटे में जारी करना शुरू कर देते हैं। जी, मनोज सर, आपका मैसेज? जैसे बाकी पैनलिस्ट सभी ने बताया, पूरी तैयारी होनी चाहिए और जब इस तरह के बाढ़ या कोई और दुर्घटना आती है उसके बारे में समूची अगर जानकारी आपके पास में है तो बहुत अच्छे से बचाया जा सकता है। इसका बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि जब साइक्लोन पहले आते थे उसमें हमारे बहुत सारे जो है दुर्घटनाएं होती थी और जाने जाती थी, लेकिन एक ऐसा कैंपेन एक कोस्टल एरिया में चला जहां जहां साइक्लोन आते हैं वहां पर अभी जो है और प्रिपरेशन भी इतनी हो गई है कि कम्युनिटी अवेयर है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एलिमेंट है और रिस्पॉन्डिंग एजेंसी, फोरकास्टिंग, सभी का एक समन्वय से ऐसी हालत हो गई है कि बहुत कम जाने वहां पे जाती हैं। वो भी इसलिए जाती हैं कि कुछ लोग जिनको चेतावनी के बावजूद भी अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए वो कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो आप अगर अवेयर हैं और आपको पूरी नॉलेज है और कैसे आपको अपने को बचा सकते हैं और कैसे आप इमरजेंसी के टाइम में इमरजेंसी जो फोर्सेज हैं या रिस्पॉन्डिंग एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है या लोकल पुलिस है या कम्युनिटी के वॉलंटियर्स हैं, तो उनके आप मदद के लिए बुला सकते हैं, वो आपको बचाएंगे। तो सुना आपने कि जो साफ तौर पर बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया गया है और ये मैसेज काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब बात जानमाल की हो और नुकसान की हो तो वहां पर पहले से अगर आप सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए आप पहले से और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आएंगे। आपदा के जो जोखिम है उनसे निपटने के लिए क्या है मैसेज? Be smart, be prepared. बिल्कुल, बी स्मार्ट और बी प्रिपेयर। अगर आप पहले से स्मार्ट रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो चुनौतियां सामने आ रही हैं इनसे निपटने के लिए आप और ज्यादा तेज गति से आगे बढ़कर इसका सामना भी कर सकते हैं और इससे निपट भी सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।